नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ नया, कुछ विशेष लेकर आते हैं आपके लिए। पिछले सत्र में हम राजस्थान सेट के बारे में जान रहे थे और सेट के सिलेबस को हमने बखूबी जान लिया है। अब सिलेबस को तैयार कैसे करें, इतने दिनों में तैयारी कैसे करें, ये सारी बातें आज हम इस सत्र में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ पुस्तकें हैं जो आपको हेल्प करेगी, उन पुस्तकों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ऐसा है, यह सिलेबस जो है इस प्रकार से गठित है कि किसी भी जगह से पूरी एक प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पेपर 2 पढ़ लेंगे तो पेपर 1 बड़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। जिस जगह पर फोकस रहेंगे फिर वो चीज आगे दूसरी वाली कमजोर हो जाएगी। तो एक बार जानते हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहले पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो कॉमन रहते हैं। ये नहीं, ज्यादातर जो हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई परीक्षाएं हैं उन सब में कॉमन रहते हैं, वो टॉपिक हम जानेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन रहते हैं, हमेशा कॉमन टॉपिक रहते हैं, वो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे मतलब एक तरीके से प्रश्न, कुछ ऐसे विषय जो आपको कतई नहीं छोड़नी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हिंदी की बात चल रही है तो पहले हिंदी पर बात कर लेते हैं, या कि पेपर फर्स्ट पर बात करें। पेपर फर्स्ट तो ऐसा है, ये सेट और नेट का अलग ही है। हालांकि आप सेट और नेट कर सकते हैं, और इसके अलावा पेपर 1 की जो यूनिट है वो कहीं भी आपकी मैच नहीं होती है, सिवाय एक शिक्षण अभिवृत्ति जो पहला टॉपिक है ना, इसके अलावा शिक्षण अभिवृद्धि। ये शिक्षण अभिवृद्धि में 4-5 चीजें हैं आपकी। क्या है, एक तो ये शिक्षण क्या चीज है, शिक्षा भी आएगा और शिक्षण भी आएगा। तो शिक्षा और शिक्षण क्या चीज है, आपस में क्या इनकी परिभाषा है, क्या विशेषता है, डिस्क्राइब करके बताने की जो बात है वो हर परीक्षा में आएगी आपकी। अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये दोनों चीजें आपकी कभी भी छूटेगी नहीं। इसी दौर में एक चीज और आ जाती है, इसी चीज में शिक्षण में भाषा। तो हमारा टॉपिक वैसे भी भाषा हमारा सब्जेक्ट है, तो ये भाषा में शिक्षण क्या है, किस प्रकार से योगदान है शिक्षा का भाषा में, वो सारी चीजें आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। कहीं से मिले और जैसे मिले, एक बार पूरा भाषा और शिक्षा में क्या संबंध है। ये थोड़ा सा एक बाल विकास और आ जाता है भाषा के संदर्भ में। तो यहाँ बाल विकास है और यहाँ है किशोर। तो वही बात है कि शिक्षा में भाषा का क्या रोल है, तो उसको आप बच्चे के संदर्भ में लेके चलेंगे तो आपकी जो है प्राइमरी और जो कहें कि सेकंड ग्रेड तक वही चीजें चलती है। जब उसको आगे करेंगे आप तो किशोर में आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड में और सेट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि में। ठीक है, तो ये चीजें, एक तो शिक्षण बड़ा कॉमन टॉपिक है आपका। शिक्षा क्या चीज है, क्या परिभाषा है, किस किस ने परिभाषाएं दी, और शिक्षा के कौन कौन से दर्शन चलते हैं। इसके अलावा फिर शिक्षण क्या है, शिक्षा और शिक्षण में क्या विशेषता है, आपस में क्या संबंध है, क्या इनमें अंतर है, किस किस ने इनकी परिभाषाएं दी, किस किस ने इनकी विशेषताएं बताई, तो क्या बताई, विद्वानों के कुछ विशेष मत होंगे, और शिक्षा में जो भाषा है वो क्या रोल रखती है। ठीक है, ये टॉपिक है। इसके अलावा पेपर फर्स्ट में तो ऐसा कोई कॉमन टॉपिक आपको मिलेगा नहीं, कुछ करंट के मुद्दे हैं वो मिलेंगे। एक और टॉपिक है जो कंप्यूटर आपका है ना, तो ये आईसीटी है हमारा। तो आईसीटी का क्या है कि शिक्षा में, आईसीटी शिक्षा में कैसे चलती है ये जानेंगे। तो ये भी लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में आता है। तो जो नवीन उपकरण है आपके, शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है ना, शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है आपकी, वो भी डिजिटल
डिजिटल शिक्षण सहायक सामग्री में जैसा आपका ये कंप्यूटर में से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, आपकी प्रोजेक्टर वगैरह और डिजिटल बोर्ड आजकल चल रहा है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक बार पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपको हर परीक्षा में ये चीजें कंप्लीट रहे। कुछ पर्यावरण के टॉपिक भी हर परीक्षा में आते हैं, ठीक है। पर्यावरण भी हर टॉपिक पर चर्चा तो करी नहीं जा सकती, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमेशा आ जाती है। एक तो खाद्य, जो खाद्य चक्र होता है ना वो, और एक ये जो खाद्य से प्रोटीन वगैरह जो मिलती है ना, मतलब खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व कह सकते हैं हम, कुछ इसमें से बीमारियां आ जाती है। इसमें बीमारी में भी जांच है, बीमारियां, इलाज की जो छोटी मोटी चीजें बस पर्यावरण में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर्यावरण में ये चीजें नहीं आएगी, थोड़ी सी बड़े स्तर पर आएगी, लेकिन फिर भी ये चीजें यहीं से शुरू होगी, तब आपको देखना पड़ेगा ना। और अगर आप शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन फील्ड में, तो एक चीज और आएगी जो है शिक्षण संस्थाएं। इसमें क्या होता है कि कुछ तो सुधार है आपके, ठीक है। इसमें मतलब अधिनियम वगैरह जो बने ना, संविधान के तहत कौन सी शिक्षा में क्या अधिनियम होना चाहिए, भारतीय भाषा सूत्र है, और भी भाषा के मामले में, और आपके एजुकेशन फील्ड में जितने भी सुधार इत्यादि जितने भी चीजें हैं, सब इसमें आपके आ जाएगी। कुछ जो संस्थाएं हैं, ठीक है, संस्थाओं के बारे में जैसे एनसीईआरटी आपकी है, सीबीएसई आपकी है, एनटीए है, ये आपका यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो कितने सारे जो आयोग, कमीशन वगैरह जो बने ना आपके, एक टॉपिक जो मूल रहेगा वो अलग है, टॉपिक है, इसमें शिक्षण में नहीं आएगा, वो आपकी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति है। और पुरानी शिक्षा नीति से थोड़ी तुलनात्मक बातें हमेशा पूछी जाती है और पूछी जाएगी। नई शिक्षा नीति आपकी 2020 वाली लागू हो गई है, तो वो चीजें आपको यहाँ भी मिलेगी, आगे भी मिलेगी देखने को। ये तो पेपर फर्स्ट की बात थी। इसमें कुछ भाषा का जो संदर्भ है वो विशेष भी रहेगा, तो भाषा ऐसी बात नहीं हम जानेंगे नहीं, भाषा का हमारा टॉपिक पेपर सेकंड में आएगा। ये तो पेपर फर्स्ट में जो ध्यान रखने वाली चीजें थी वो थी, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब में ये चीजें आपको कहीं भी मिले, जहां भी मिले, जैसे भी मिले, कंठस्थ कर लेनी चाहिए। अब मनोविज्ञान की क्यों नहीं कही मैंने आपसे, भाई मनोविज्ञान क्यों नहीं कहा, तो मनोविज्ञान तो आपको मित्रों क्लास के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन मनोविज्ञान जो है ना, इसमें आपको जब बाल लग जाए तब समझ लो कि ये थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए है। थर्ड ग्रेड तक ही है हालांकि, लेकिन सेकंड ग्रेड में भी कुछ चीजें आ जाती है, तो थर्ड ग्रेड तक है वो, ये मान लो, ठीक है। बाल विकास इसमें एक और आ जाता है, वो थर्ड ग्रेड में अलग से आता है, तो उससे हमको अभी कोई सरोकार नहीं है सेट में। तो मनोविज्ञान भी हमारी यहाँ पर आ जाती है कि भाई टीचिंग में मनोविज्ञान का क्या रोल है, वो थोड़ा सा घुमा के प्रश्न आपको इस प्रकार से यहाँ लाएंगे। और इसी में एक तर्क नाम की भी प्रणाली है, प्रश्नावली तर्क की अलग से है। तो तर्क जो है, उस तर्क को आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको पेपर देने का तरीका, बात समझने का तरीका, पेपर में लेवल क्या है वो चीजें, क्योंकि सेट में, नेट में और इसके अलावा कहीं तर्क आपको देखने को मिलेगा नहीं परीक्षा में। लेकिन तर्क का क्या है, तर्क के तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आपका एक तो आएगा कथन, दूसरा क्या तो कारण आ जाएगा या निष्कर्षण आ जाएगा, है ना। एक वो सत्य असत्य वाला, ठीक है। ये चीजें बहुत आती थी पहले, आजकल बहुत कम हो गई, लेकिन ये तो तरीके हैं। कथन कारण तो आज भी आ रहा है, और इसमें से भी 4 ऑप्शन के फिर नीचे 2 ऑप्शन और उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये बाकी चीजें बहुत लेंथी तरीके से जो पेपर बनाते हैं, वो तर्क आपको बहुत सहायता करेगा इस चीज में। इसलिए तर्क को एक बार पूरी तरीके से पढ़िए कि किस प्रकार से तर्क आपकी सोच विकसित करता है। आप पेपर को देंगे तो आपके समय बहुत बच जाएगा। तर्क को एक बार तरीके से समझ लीजिए, इस पेपर के बहाने तर्क को अगर आप समझ लेंगे तो आपको अन्य पेपरों में बड़ी सहायता मिलेगी, है ना।
तो पेपर फर्स्ट में और कुछ चीजें जानने लायक आपके विशेष तौर पर जो है नहीं है, लेकिन इन चीजों को आप कवर कर लेंगे। और इसके अलावा जो आपका यहाँ टॉपिक वार सिलेबस है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको टॉपिक वाइज लग रही है, जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको कवर करिए। ये जो चीजें हैं मैंने आपको बताई, ये आपको हर परीक्षा में कम से कम 20 से 21% आपको दिला ही देती है। इधर से उधर कहीं भी आप चले जाए तो हर परीक्षा में आपको शिक्षण संस्थाओं के सुधार की, संविधान स्तर पर जो है शिक्षा का क्या स्टेटस है, क्या जो आपकी शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति में एक शिक्षा नीति अकेले नहीं है, शिक्षा नीति है, एनसीएफ है ना, और ये सब कुछ अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो इसमें प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सत्र को आगे बढ़ाते हुए पेपर सेकंड की बात मैं करता हूं आपसे। पेपर सेकंड में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, कॉमन टॉपिक क्या क्या है, वो हर पेपर में रहेंगे। आपके हर पेपर में तो रहेंगे, लेकिन इस सिलेबस में भी 2 से 3 जगह आपको देखने को मिलेंगे। 2-3 जगह एक ही टॉपिक जो आपका है वो है। तो इसमें आपका कोई साहित्यकार हो सकता है, ठीक है, तो साहित्यकार का परिचय जो भी है, आपका कोई विशेष बिंदु जो आपका कह सकते हैं वो हो सकता है बिंदु विशेष में, और कोई पुस्तक जो है आपकी वो भी हो सकती है। पुस्तक के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तक कौन कौन सी यूनिट कवर कर सकती है, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि कम से कम पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, इस समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी हाँ मित्रों, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू हो जाते हैं, शिक्षा से। शिक्षा वगैरह की जो चीजें हैं वो वहां रहेगी और वो हर जगह रहेगी, लेकिन जब हम भाषा पढ़ते हैं तो भाषा नाम का टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ना है। भाषा के अंदर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीजों को पढ़नी है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो भाषा को शिक्षा के संदर्भ में जोड़ के पढ़ना है ना। टीचिंग में भाषा क्या है, भाषा और शिक्षण में क्या तो संबंध है, और किस प्रकार से इनको जोड़ा जा सकता है, किस किस ने क्या क्या तो इसमें विचार दिए, और किस समय पर किस स्तर पर जो है भाषा हमें कैसे सहायक रहती है। बालक के हिसाब से भी भाषा थोड़ा सा हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, तो बड़ी परीक्षा है तो किशोर के हिसाब से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के अलावा फिर वही बात आ जाती है, भाषा में हमको हिंदी भाषा को पढ़ना है प्योर। एक तो इसका जो है विस्तार से विकास पढ़ना है, ठीक है, और एक इसका जो है वर्तमान संदर्भ तक जो यात्रा है, विकास यात्रा जो भी है पूरी, भाई किस प्रकार तो हिंदी तक है, हिंदी से पहले की विकास यात्रा और वर्तमान में जो चल रहा है वहां तक पूरा। इसमें भी एक चीज आपकी कॉमन रहेगी, संविधान में जो प्रावधान वगैरह है ना वो सब जगह रहेंगे, इनको कंठस्थ करके पटक दीजिए, कंठस्थ करके रख दीजिए। संविधान में हिंदी, बस इतना समझ के आप जितने भी भाषा के बारे में है, ठीक है, हिंदी के बारे में है, पूरे अनुच्छेद संशोधन आयोग, और एक है लिपि, लिपि में भी देवनागरी, कोई अक्षर बदला, कोई सुधरा, कोई क्या हुआ, सब कुछ नया अक्षर चला, वो आपको इसमें, ये तो होगा कॉमन टॉपिक है, इससे आप कहीं भी बचे नहीं सकते। एक और है हिंदी में जो सामान्य व्याकरण है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। व्याकरण से कितना भी बचो लेकिन बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, तटस्थ व्याकरण से रहकर हम तैयारी नहीं कर सकते। चाहे हिंदी साहित्य की परीक्षा हो, चाहे हिंदी सामान्य की परीक्षा हो, तो व्याकरण को आपको मोटे तौर पर तो एक बार पढ़ ही लेना चाहिए। मेरा मानना है कि एक बार व्याकरण को आप पढ़ लो
तो बड़ी परीक्षाएं जो है साहित्य वाली, उनमें थोड़ा बहुत सहायता करेगी, लेकिन आपको जो छोटी परीक्षाएं हैं जैसे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनमें बहुत ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण देगी चीज़ें। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हमारा एक टॉपिक तो कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी में भाषा, उसका विकास आपको सब जगह पढ़ना पड़ेगा। ये अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और जोड़ दो आप, जो राजस्थानी भाषा है ना, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो राजस्थानी के साहित्य, राजस्थानी का हिंदी से क्या जुड़ाव है, कहाँ पर राजस्थानी का विकास किस प्रकार से चलता आ रहा है, कौन सी ब्रांच से हिंदी के से राजस्थानी चलती है, राजस्थानी में और हिंदी जो वर्तमान है इसमें क्या जो संबंध है ना, और राजस्थानी का जो साहित्य तत्कालीन रूप से हमारे सामने है, वो सब कुछ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। राजस्थानी भाषा है, उपभाषा है, बोली है, क्या उसमें जो इसकी बोलियां हैं, इनके बड़े प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक इसी संदर्भ में मैं चलते चलते आपसे कह दूं कि 2-3 विद्वान हैं जिनके विचार जहां मिल जाए, जितने मिल जाए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भाषा के मामले में भोलानाथ तिवारी, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, कर्नल टॉड ने भी कुछ चीजें लिखी थोड़ी बहुत, लेकिन ये राजस्थानी के बारे में आएगा, कोई खास दिक्कत आपकी है नहीं है। और प्रोफेसर आस्कोली, हरदेव बाहरी, एक आपके रहेंगे गुरुजी कामता प्रसाद, है ना। व्याकरण में तो कामता प्रसाद जी और किशोरीदास वाजपेयी जी का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तकों में से ही आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जहां भी एनसीईआरटी में ये चीजें मिलती हैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ लो ताकि प्रमाणित एक बार हो जाए। और इनके अलावा जो है भाषा वैज्ञानिक कई सारे हैं जिनके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भोलानाथ तिवारी के विचार से काम चल जाएगा, हरदेव बाहरी जी के विचार से भाषा में मामले में काम चल जाएगा, लेकिन और भी बहुत सारे विचारक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो मोटे मोटे तौर पर बताए जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे और कौन सी टॉपिक है, अब हम बढ़ते हैं इतिहास की तरफ, हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको पूरी की पूरी ऐतिहासिक विषय वस्तु एक बार कंप्लीट करनी है। इसमें क्या है, देखिए, एक तो ये रासो जो मैटर है ना, इसको आप जितना कम पढ़ो उतना सही है, लेकिन प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो जहां से तथ्यात्मक पढ़ने को मिले वहां से पढ़ो कि कौन से तो प्रमाणिक माना है, किसको प्रमाणिक माना है, किसको अर्थ प्रमाणिक माना है। तो खास तौर पर पृथ्वीराज रासो आएगा आपका। इस समय के जो और भी ग्रंथ हैं जो शुक्ल जी ने ग्रंथ माने हैं ना, उन पर 11 ग्रंथ है, 11 पे 11 पे सवाल उठता है। उन 11 ग्रंथों के बारे में विषय वस्तु जहां से मिले, जितनी मिले आपको पढ़ लेना है। शुक्ल की पुस्तक को तो पढ़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो पुस्तक छूट नहीं सकती आपकी, है ना। तो एक तो ये रासो आपका, कुछ आपके रास जो है ग्रंथ वो भी आते हैं, इसमें कुछ लेखक है वो पढ़ने हैं। स्वयंभू कतई नहीं छूटेगा, आएगा जरूर। सरहपा, पुष्पदंत, एक गंग कवि और है आपके, गंग कवि के प्रश्न आ जाते हैं। आदिकाल वाले एक गंग अलग है और एक गंग भक्ति काल वाले भी थे, है ना। और एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम जो है आदिकाल में आता है गोरख। इसमें से जितने बारे में गोरख बारे में पढ़ना उतने कम है। गोरखनाथ के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गोरखनाथ को विशेष पढ़ो आप। और पृथ्वीराज रासो को, दो टॉपिक तो पृथ्वीराज रासो और गोरखनाथ, दो तो आपको बिल्कुल रट के पटक लेने हैं। और जो पुष्पदंत स्वयंभू
इत्यादि हैं उनको भी पढ़ना है। शुरुआती लेखकों को थोड़ा थोड़ा है, उनके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं मिलती नहीं है ना। और एक सरहपा, एक करहपा और है, ठीक है। दो तीन जो सिद्ध है वो पूछे जाते हैं। सिद्ध है उनमें मोटे मोटे 4-5 नाम हैं वो पूछे जाते हैं सिद्धों के बारे में। जो मोटे मोटे 4-5 नाम है, सरहपा, करहपा, द्वीपा और डोंबिपा। इसी समय के जो 9 नाथ है, तो नाथों के संख्या पर और इनके नामों पर भी सवाल आते हैं। हर परीक्षा में आएंगे, आपको साहित्य से जुड़ी तो सारी परीक्षाओं में आ जाएंगे नाथों के सवाल। उसको क्या है, तो आदिकाल में दो व्यक्ति और है जो आपको कहीं नहीं छोड़ सकते, विद्यापति और अमीर खुसरो। हर परीक्षा में ये दोनों भाई साहब आ ही जाते हैं, चाहे आप कितना ही जोर लगा लो, कहीं से कहीं इनके प्रश्न आ जाते हैं। चाहे भाषा पे आ जाए, चाहे इनके इतिहास के बारे में आ जाए, इनकी कुछ रचनाओं के बारे में आ जाए, कुछ शैली के बारे में आ जाए, इनके प्रश्न बहुत आते हैं। तो ये तो बात हुई आदिकाल की। और भी टॉपिक आपको हो सकता है ऐसा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ये क्या है कि मोटे मोटे तौर पर जो चीजें हैं, एक तो थोड़ा सा आप क्या है फागु साहित्य और आता है कहीं कहीं, वो कम मिलता है। फागु क्या है, फाग फागु, इसको थोड़ा सा जानना है आपको, है ना। रास और रासों में क्या संबंध है, क्या अंतर है, रासो क्या है, रास क्या है, उनको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, जैन ग्रंथ और रासो ग्रंथों को। बाकी तो सब ऐसे चलता रहता है ना। प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिनको छांटना है। आदिकाल की प्रवृत्तियों को छांटना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कितनी प्रवृत्तियां थी, किस प्रवृत्ति में कौन रचनाकार था, ये प्रवृत्तियां जब छिट जाती है ना, आपकी प्रवृत्तियां जब छिट जाती है, तब ये समझ लो कि आपका आदिकाल में आधा सब तो काम हो गया। और फिर ये थोड़ी ये चीजें ये आ जाती है। तो कितने प्रश्न है आपके यहाँ से? 10 प्रश्न है। 10 में से 10 चीजें मैंने आपको कम से कम बता दी है, ठीक है। ये तो था आपका आदिकाल का। अब भक्ति काल में जब हम चलेंगे, कबीर साहब को जितना पढ़ सको पढ़ लो। एक और व्यक्ति है कबीर जी के टक्कर में, तुलसी सूर। व्यक्ति बता रहा हूँ मैं, लेखक कवि जितने भी है ना, कबीर, तुलसी, सूर और एक है रामानंद। टॉपिक अगर हम पढ़े तो भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ ना, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे शुरू हुआ, कहाँ से, दक्षिण से कैसे आपका उत्तर में भक्ति आई, कैसे कबीर जी चले। अब कबीर के साथ वाले जो अन्य हैं, जैसे रैदास है और आपके दादू है, ये नाम है, इनके बारे में आपको हर जगह मिल जाएगा। तो इनको आपको पढ़ना है। लेकिन महत्वपूर्ण जो है, सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने वाले, वो कबीर, सूर और एक जायसी और आपके भक्ति काल में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जायसी। और तो जो प्रेम धारा के कवि है, असाइयत वगैरह जो है, वो प्रश्न उनसे खूब आते हैं। हम जान रहे थे कि भक्ति काल में कौन कौन से साहित्यकार आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। कबीर जी के बारे में जितना ज़्यादा, जहाँ से कबीर के बारे में लेखकों ने लिखा, कबीर की रचनाएं हैं, कबीर की भाषा है, कबीर का समय है ना, ये सब कुछ। रामानंद, तुलसी, सूर, दासी, दादू, तो क्या है, ज़्यादा यहाँ पर पढ़ना आपको नहीं है। बहुत कवि हैं, बहुत। लेकिन जो आपको कॉमन चीज़ें हैं वो बताने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो कॉमन में यही है। फिलहाल आप एक बार अपने स्तर पर इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी है, हम आगे बढ़ेंगे। पेपर 1 के बारे में हमने थोड़ी चीजें जानी, पेपर 2 में हमने 2 यूनिटों में बातें कर ली। ये यहाँ की नहीं है, पूरे हिंदी साहित्य की तैयारी की बात है ना। तो ये चीजें आपको कॉमन पढ़ लेनी है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ मित्रों, तो हम आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक लगभग जान चुके हैं।
जैसे आदिकाल से हम शुरू करेंगे, भाषा से शुरू करेंगे वैसे तो हम, तो भाषा के बारे में चीजें, उसके बाद में आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्ति काल के दोनों चारों पक्ष, दो सगुण के दो निर्गुण के, चारों पक्षों में से कौन कौन महत्वपूर्ण है, ये बड़ी जानने वाली बात है। अब आई बात रीति काल की। रीति काल में कुछ कवि हैं जो आप रख लीजिए और वही महत्वपूर्ण है, और उनके बारे में कभी कहीं से प्रश्न आ सकते हैं। हर परीक्षा की बात कर रहे हैं हम, सेट के अलावा भी। तो रीति में देखिए, पहले तो बिहारी, बिहारी को आप अपनी नजरों में जितनी चीजें मिल जाए इसके बारे में पढ़ लीजिए। बिहारी की एक ही रचना है और वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर टीकाएं जो है वो महत्वपूर्ण है, जो टीकाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिहारी रत्नाकर है, आपको पता है, आपकी परीक्षा में कई जगह संकलित है। बिहारी रत्नाकर को ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। बिहारी के बाद में एक है घनानंद, ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण कवि है, हर जगह पूछे जाते हैं घनानंद के बारे में। और घनानंद की भी जो काव्य की दृष्टि है, घनानंद की पीर कह जाए ना, प्रेम की पीर के कवि, वही सेंटेंस अगर आप एक बार पूरी तरह अपने दिमाग में उतार लोगे क्यों कहा जाता है, तो वो चीज आपको बड़ी महत्वपूर्ण लगेगी, ठीक है। अब एक है आपके केशव, भूषण, अलंकार और इनके जो रीति ग्रंथ है उनके बारे में पूछा जाता है ना। एक ठाकुर के बारे में बड़े कंफ्यूजन वाले प्रश्न आते हैं, वो ठाकुर साहब को भी आप पढ़ लीजिए, कौन कौन से ठाकुर है, क्या सीन है इनका, है ना। असनी वाले ठाकुर और ये ठाकुर वो ठाकुर, 3-4 ठाकुरों की चर्चा होती है, ठाकुरों के प्रश्न पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अब बचा कौन, पद्माकर, देव, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं पद्माकर और देव के बारे में। देव के बारे में तो बहुत सारी चीजें चलती है, ठीक है। आगे एक तरफ और 2-3 कवि है, जैसे आलम बोधा ठाकुर, तो आलम भी पढ़ लो आप, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात जाते हैं। बोधा, मतीराम, मतीराम का तो महत्वपूर्ण रोल रहता है भैया, चिंतामणि है मतीराम, ठीक है। ये मूल चीजें इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इनके अलावा 1-2 चीजें और इधर की उधर आ जाती है, वो कि कोई खास नहीं आता है, ठीक है। अब हम जब आधुनिक काल पे चलते हैं, तो आधुनिक में हम गद्य और पद्य दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो गद्य और पद्य दोनों में जो महत्वपूर्ण है ना, कॉमन, उनको पहले जानेंगे हम। अन्य विधाओं में भी महत्वपूर्ण है बहुत सारे ना, तो वो सबको मिला करके ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो है वो कौन कौन से हैं। इंपोर्टेंट में आपका सबसे पहले नाम आ जाएगा भारतेंदु साहब का। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपकी हर परीक्षा में कम से कम 10% पेपर कवर कर सकते हैं, एक लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैंने एक परीक्षा देखी सन 2023 या 24 की नेट की परीक्षा, उसका पेपर देखा, कुल आपके जो 150 प्रश्न है उनमें से 20 प्रश्न, 18 से 20 प्रश्न श्रीमान प्रेमचंद जी ने कवर कर लिए। पूछो कैसे, प्रेमचंद जी के बारे में चीजें आती है, आपको पता है। अब एक तो पहली बात, प्रेमचंद जी की यूनिट 2 कहानी और उपन्यास दोनों में कवर कर लिए। उनकी रचनाएं थी, रचनाओं की यूनिट कवर कर ली, दोनों रचनाएं, और 2 उनकी जो चीजें थी ना गद्य की विधाएं, उसमें कवर कर लिया। अब अन्य विधाओं में भी कवर आ गया, उनकी पत्नी शिवरानी देवी की लिखी हुई जीवनी, वहां से आ गए प्रश्न। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरे प्रेमचंद ने कवर कर लिया, लेकिन नहीं, अलग अलग यूनिट में से अलग अलग प्रश्न पूछे भाई, तो वो बात है। अब आप चाहें तो ये भारतेंदु साहब भी इतने प्रश्न कवर कर सकते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहला कविता में प्रश्न लेंगे ये, ठीक है।
हिंदी के विकास के प्रश्न इनके आएंगे, योगदान इनका आएगा हिंदी के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण, है ना। और नाटक में इनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण आएगा, आपको पता ही है। निबंध में भी इनका नाम आएगा, निबंध और आलोचना में। बचा क्या, अब कविता की जो अन्य विधाएं है ना, लावणी इत्यादि, और पत्रकारिता में भी इनका नाम आएगा। पत्रिका इन्होंने कई छापी है, ठीक है। और जब जागरण सुधार काल की बात आएगी, नवजागरण वगैरह, तो भी इनका नाम आएगा। स्वतंत्रता संग्राम की बात अगर हिंदी में हम करेंगे तब इनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण आएगा। तो ये 6-7 पॉइंट ये कवर कर रहे हैं आपकी पूरी हिंदी में। तो सोचिए महत्वपूर्ण क्यों नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को रट डाली। सबसे पहले नाम भारतेंदु, इस काल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र। 6 पॉइंट बताए, 6 के 6 चीजें जो इनकी है। अनुवाद के बारे में भी इनका नाम आता है, विदेशी अनुवाद इनका बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अनुवाद, है ना। तो जब अनुवाद की बात चलती है तब अब भारतेंदु एक व्यक्ति हो गए महत्वपूर्ण, ठीक है। इनका जो मंडल है, पूरे मंडल को रट डालिया। मंडल में 6-7 कवि हैं। अंबिका दत्त व्यास है आपके, और चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन भी है। भारतेंदु जी के पिताजी जो थे गोपाल कृष्ण गिरधर राय, उनका भी नाम महत्वपूर्ण है ब्रज की रचनाओं में। तो इनकी रचनाओं के कौन कौन से प्रकार है, इनके मंडल में कौन कौन से व्यक्ति है, जब भारतेंदु पढ़ेंगे तो मंडल को साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा, वो है ना। मंडल वाले कवियों की रचनाएं और उनका जो विशेषताएं थी उनकी उस समय के, तो इस युग को पूरी तरह आप पढ़ लीजिए। युग को भी जानना है, मंडल को भी जानना है, खुद भारतेंदु जी को भी जानना है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। यहाँ पर भाषा के बारे में भी इसके प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के बाद में कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मंडल के कौन कवि है। 6 के 6 महत्वपूर्ण है, उनमें कुछ निबंधकार भी है ना। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम महत्वपूर्ण आता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी वही है, हिंदी का विकास। 1-2 इनके निबंध भी है, ज्यादा निबंध महत्वपूर्ण नहीं है, पर इनके जो समय के निबंधकार थे ना, इनका जो युग था उस समय के निबंधकार बड़े महत्वपूर्ण है। और इसमें भी वही जागरण काल, सरस्वती पत्रिका बड़ी महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका के बारे में जितने पॉइंट मिल जाए याद कर लो। संस्थाएं में अलग से बता सकता हूं, लेकिन जहां जो आती जा रही है तुरंत मैं बताता जा रहा हूं। इनके युग के जो कवि है, गद्यकार जितने भी है ना, साहित्यकार, वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहां तक तो आपका वैसे ही चल रहा था, ठीक है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें गद्य का विकास हो जाएगा, पद्य का भी विकास हो जाएगा। तो आगे अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण जो है वो आपको लेखक कवि मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद, अति महत्वपूर्ण लगा लीजिए। जितना भारतेंदु महत्वपूर्ण है उतने ही जयशंकर प्रसाद महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। भाषा के विकास की कोई बात नहीं है, लेकिन नाटक, ठीक है, उपन्यास भी इनके कुछ महत्वपूर्ण है। काव्य तो इनका शिरोधार्य कत्तई, खासतौर पे कामायनी, कामायनी के बारे में जितनी बातें हो सके याद कर लीजिए। नाटक में भी कुछ नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि, वो बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, और दूसरी बात है छायावाद के जो 4 कवि है ना आपके,
निराला, पंत, महादेवी, ये चारों के चारों पूरे हिंदी साहित्य में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनको गद्य पद्य दोनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। जब महादेवी की बात करेंगे ना, तो गद्य की अन्य विधाओं में इनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण आता है। ठीक, गद्य की अन्य विधाएं जो होती है ना, संस्मरण, रेखा चित्र इत्यादि में इनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। निराला का नाम शोक गीत परंपरा में आता है। ठीक, और या छंद के मुक्तक, यानी कविता को मुक्त करने वाले जो है ना, कविता को स्वतंत्र इन्होंने छंद से इन्होंने ही निकाला, मतलब छंद के बंद से, निराला साहब ने। तो जयशंकर प्रसाद की जगह अगर आप यहाँ छायावादी कवि कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। छायावादी साहित्यकार में जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा कहना ये है। निराला पर जो लोगों ने रचनाएं लिखी है ना, वो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। पंत की 2 रचना है, युगांत और एक है पल्लव, बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, संध्या, और वो बात वही है, जब भी प्रकृति की चर्चा होगी छायावाद का नाम सबसे आगे आएगा। इसी समय के थोड़े से आगे चल के आपके प्रेमचंद साहब आ जाएंगे। प्रेमचंद का भी नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, हालांकि गद्य में ही है, लेकिन प्रेमचंद का नाम भी अति महत्वपूर्ण है। अन्य विधाओं में जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी जीवनी भी लिखी जा चुकी है कई। तो जीवनी की दृष्टि से और उपन्यास, इनकी रचनाएं भी संकलित होती है ना भाई, इसलिए इनका महत्वपूर्ण है। उपन्यास, कहानी और जीवनी, 3 विधाओं में तो प्रेमचंद का नाम कोई काटेगा नहीं आपका। और जब गद्य का विकास हम पढ़ेंगे ना, तब भी इनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण आएगा। ठीक है, प्रेमचंद का नाम इस तरह बड़ा महत्वपूर्ण है। और उस समय के जो साहित्यकार है तत्कालीन, इनके साथ के, वो भी अन्य महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मोटे मोटे नाम बता रहा हूं मैं आपको, है ना। देखिए यहां पर उस समय के अन्य जो साहित्यकार थे ना, युग से अलग चल रहे थे, जिनका नाम महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक नाम है दिनकर, बड़े महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जितनी चर्चा मिल जाए ठीक है ना। दिनकर के अलावा मैथिली शरण गुप्त, जितना इनके बारे में आपको परीक्षा में पूछा जाएगा उतना कवर जरूर होगा, ध्यान रखिए। जितना इनके बारे में परीक्षा में पूछा जाएगा उतना कवर जरूर होगा, इनकी खासियत है। ठीक है, और दिनकर के अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी का भी थोड़ा सा नाम आता है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी भी उस समय के जो सांस्कृतिक काव्य धारा थी, साहित्यिक सांस्कृतिक मतलब राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की कवि बड़े महत्वपूर्ण थे, है ना। अब इसके बाद में अब आ जाता है हमारा आधुनिक से भी आधुनिक युग, उसमें वाद ही वाद है।
जितने भी वाद है, अब यहां ध्यान रखो, जितने भी वाद है ना आपके, उनकी सबकी तो पृष्ठभूमि तैयार करनी है। एक तो आपको कि पृष्ठभूमि कैसे बनी है, वाद कैसे शुरू हुए, ठीक है, उत्पत्ति कहां से आई, अर्थ भी जानना है, और शुरुआत करता कौन था, कौन प्रस्तोता था इनका ना, और कौन इसमें कवि है, विशेषताएं क्या है वादों की। जितने भी वाद है अब तक के सारों की चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि वादों में पूरे कवि आपके आ गए इसके बारे में, जितने भी आपके कवि है ना। अब एक चीज की घटनाएं भी पूछी जाती है, संस्थाएं भी पूछी जाती है। भाई घटनाओं को भी पूछा जाएगा हिंदी में, संस्थाएं पूछी जाएगी, और समय पे पुरस्कार भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ वाद यानी कि जो शब्द है प्रचलित, कॉमन शब्द है, वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी में कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण है वो पूछी जाती है, दृष्टिकोण पूछा जाता है, इतिहासकारों के, साहित्यकारों के, आलोचककारों के, है ना। तो दृष्टिकोण की दृष्टि से कितने विद्वान हमको पढ़ने, कौन कौन सी महत्वपूर्ण है ये भी जानना है, रचनाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण है जिनके बारे में प्रश्न आते हैं। वाद मैंने आपको बता दिया कि यहां से जब आपका छायावाद शुरू होगा ना, यहीं से आप ध्यान रखो, छायावाद से ही आपके वाद है। और पूरे वादों को एक बार, इनके 4-5 बिंदु है। एक तो उनका अर्थ जानना है, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे शुरू हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, प्रस्तोता कौन था, कौन ने प्रस्तुत किया इसको, विशेषता क्या थी, कौन कौन से कवि थे, और इसके विपक्ष में भी वाद आते हैं। कुछ विपक्ष के विचार है वो भी इसमें पूछ ली जाते हैं, किसने किसका विरोध किया, ठीक है। अब घटनाएं कौन कौन सी थी भाई, घटनाएं भी तो होती है ना कि बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि कभी सम्मेलन हुआ आपका, हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ आपका, ये प्रगतिशील लेखक संघ आपका बना, तो वो भी घटनाएं कुछ याद करने योग्य होती है। वो घटनाएं जब हम चलेंगे, एक बार गहराई से चर्चा करेंगे, तो हिंदी साहित्य के विकास जब हम पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का विकास, उसमें जानेंगे ये सारी चीजें। उसमें क्या क्या जानेंगे हम, जो संस्थाएं हैं, घटना है, ठीक है, और कुछ वाद भी उसमें जान लेंगे गहराई से। बाकी जो आपकी रचनाएं हैं और दृष्टिकोण है, ये हम आलोचना के सत्र में अलग से जानेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लंबा सत्र आपका नहीं हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। आलोचकों को अलग से जानेंगे, रचनाओं को अलग से जानेंगे, यहाँ समय थोड़ा सा आपको ज्यादा लग जाएगा। अब अज्ञेय साहब है आगे के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, अज्ञेय। अज्ञेय को कतई नहीं छोड़ना है। कहानीकार और है, गद्यकार कुछ, जिनको मैं अलग से बताऊंगा। अज्ञेय के साथ के जो कवि है, जो सप्तक इन्होंने शुरू किए थे ना, तो उनमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक तो उनके नाम, सप्तक में कौन कौन से कवि थे, उनकी रचनाएं, ठीक है, कुछ विशेषताएं रचनाओं की, कुछ जीवन के थोड़े से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में जो विद्वानों के विचार थे ना, वो भी पूछ ली जाते हैं, खास तौर पर मुक्ति बोध, ठीक है। और तो चारों सप्तक थे, चारों को रट के भगा दो। उसके बाद में जो अन्य वाद थे वो आपको पढ़ने हैं, वादों के हिसाब से 4-4, 5-5, एक वाद में कवि आ रहे हैं, और वही कवि आपके महत्वपूर्ण है। गद्य का भी वही सीन है, वाद जो है यहाँ से शुरुआत होते हैं आपके, एक कहानी, एक कविता, जैसे एक एक साथ में जैसे चले, वही कहानी का भी है। और कहानी में, गद्य में एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है आपका, एक तो कृष्णा सोबती, ठीक है। कृष्णा सोबती का नाम
4-5 दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है उपन्यास में, कहानी में और अन्य भाषा की जो रचनाएं हैं उनमें भी। ठीक है, भीष्म साहनी उपन्यास और कहानी दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यशपाल की भी एक दो चीजें पूछी जाती है। यशपाल के बारे में कोई नहीं पूछता है, लेकिन यशपाल की रचनाएं हमारी जो है इसमें लगती है। और मैंने आपको यहाँ पर माफ करिएगा एक महत्वपूर्ण पर्सन और छोड़ दिए जो अन्य समय पे थे, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का भी कहानी में नाम नहीं आता है, लेकिन इनकी आत्मकथा आती है और इनकी रचनाएं तो आप जानते ही हैं, बड़े महत्वपूर्ण कवि। ठीक है, और अब मन्नू भंडारी गद्यकार है, ये महत्वपूर्ण गद्यकार है ना। और मंटो को कोई नहीं पूछता है, आपके खास प्रश्न नहीं आते, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आप पढ़ो तो बात अलग है। अब और गद्यकार कौन है? निर्मल वर्मा, एक है आपके अन्य नए साहित्यकार जो है ना, ममता कालिया गद्यकारों में, और एक है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी जो नए साहित्यकार है, इनकी रचनाओं पे पुरस्कार भी चलते आ रहे हैं। ये तो प्रमुख थे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मेरी नजरों में हो सकता है छूट गए हो, आपको कोई और विशेष लग रहा हो तो आप अवश्य बताएं, आपका स्वागत है। और वैसे जो हमारे सिलेबस में है और सिलेबस के हिसाब से जो समय है उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमको पढ़नी पड़ेगी। ये तो मैं अपनी दृष्टि से बता रहा हूँ आपको, है ना, कि भाई ये जो व्यक्ति साहित्यकार आप जैसे भी समझे वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और गद्य में तो चलते ही आते हैं, कई चीजें आपकी महत्वपूर्ण हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है भाषा की दृष्टि से भी और वैसे भी। कहानी इनकी चलती है, कहानी ज्यादा इनका साहित्य नहीं है, इनको रट डालिए आप, ये समझो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा, छूटेगी नहीं, है ना। और जब आप इनमें मैंने कहा मंडल और उसके समय के जो कवि साहित्यकार है वो पढ़ेंगे आप, तब उनको आपको उस समय पे चीजें समझ में आने लगेगी। और जो है कुछ बड़ी जो विशेषताएं हैं, बड़ी विशेषताओं से मतलब है कोई विशेष दृष्टिकोण से कोई रचना कर रहा है तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे कोई लोक साहित्य में लिख रखा है, आंचलिक उपन्यास में आपका फणीश्वरनाथ रेणु का नाम रहेगा, है? इनकी कहानियां भी चलती है कुछ, तो रेणु को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और राजेंद्र यादव जी को पढ़ना पड़ेगा आपको, नए साहित्यकार में। एक बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण लगती है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम मैं भूल गया, जैसे निबंधकार अलग से है, आलोचना निबंध मैंने बताया आपको, अलग से हम जानेंगे। फिर भी कुबेरनाथ राय और द्विवेदी साहब बड़े महत्वपूर्ण निबंधकार है। कुबेरनाथ राय भी बहुत महत्वपूर्ण ललित निबंधकार है। विवेकी राय नाम से एक निबंधकार है। साहित्यकार जो इतिहासकार आलोचककार है उनके नाम मैंने आपको भी बताया नहीं है, इतिहास आलोचककार के अलग से नहीं, निबंधकार हैं बड़े महत्वपूर्ण, उनके बारे में बता रहा हूं, है ना। और भी नामवर सिंह के भी निबंध प्रसिद्ध है। वैसे तो नामवर सिंह बड़े आलोचककार हैं और शुक्ल जी भी बड़े महत्वपूर्ण हैं इस मामले में, लेकिन ये आलोचक जो होते हैं ना उनकी दृष्टि से हम अलग से तुलनात्मक दृष्टिकोण से इनका विचार पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको विषय में बड़ी गहरी पकड़ हो। क्योंकि ये तो साहित्यकार जान ली, लेकिन आलोचककार जो है साहित्य की एक तरीके से गहराई से समझने की दृष्टि हमको देते हैं, है ना। तो फिलहाल में आप एक बार ये पूरी बात समझ गए हो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चर्चा अभी जारी रहेगी, अगले सत्र में हम प्रमुख जो है इतिहासकार
और रचनाएं आपकी प्रमुख कौन कौन सी है, वादों के बारे में जान लेंगे, पुरस्कार, संस्थाएं, घटनाएं इत्यादि। जब हिंदी की विकास जानेंगे तब जानेंगे, लेकिन ये दृष्टिकोण, रचनाएं और इतिहासकार पुस्तकें ये पहले जानेंगे और चीजें हम बाद में जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब हम सत्र शुरू करेंगे तो आलोचना की तरफ से शुरू करेंगे, निबंध की तरफ से निबंध जानेंगे, उसके बाद में कुछ आलोचनाओं की पुस्तकों को जानेंगे, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा कि ये चीजें मैंने आपको बता दिया। मेरा एक चैनल है पुराना, वहां पर आपको सारी चीजें लगभग मिल जाएगी। एक बार मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। चैनल का नाम आपको मिलेगा साहित्य कल, आज और कल। उस समय पर मैंने आपको शुरू किया था ये चैनल, बड़ा महत्वपूर्ण चैनल था, लेकिन कुछ गलती की वजह से बंद हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको अभी भी मिलेगी। तो पूरा का पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस लगभग मैंने इसको कवर कर लिया था वहां पर, लेकिन बस ये आलोचनाएं, पुस्तकें इत्यादि जो आपको व्हाइट बोर्ड पे बतानी थी वो चीजें थोड़ी कवर नहीं हो पाई। फिलहाल के लिए आप अपने पास में इसको नोट डाउन रखिए। अगले सत्र में फिर मिलते हैं हम। तो उम्मीद है आपने ये चीजें समझ ली होगी। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आगे का जब हम सत्र पढ़ेंगे तब ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आऊंगा। सिलेबस कवर नहीं हो सकता है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जरूर होनी चाहिए, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से हेल्प करे और आपको एक अच्छे साहित्य दृष्टा की दृष्टि से विकसित करने की कोशिश करे, ये मेरी उम्मीद है। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले सत्र में। नमस्कार, धन्यवाद।